यह हिमालय में 20,000 फीट ऊपर स्थित सियाचिन ग्लेशियर है, जो प्राचीन सौंदर्य और मनमोहक दृश्यों का स्थल है। लेकिन 3 अप्रैल 1984 को भारतीय तोपखाने और मशीन गन की गड़गड़ाहट से इस जगह की खामोशी टूट गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा के पास 76 किलोमीटर लंबी पहाड़ी भूमि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। लेकिन 1 मिनट रुकिए, यह जगह बंजर है और किसी भी इंसानी बस्ती के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। फिर भारत और पाकिस्तान इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं, आइए जानें। 1939 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा सियाचिन ग्लेशियर के तल पर स्थित बिंदु NJ 9842 तक निर्धारित की गई थी। इस बिंदु से आगे के बड़े पैमाने पर दुर्गम इलाके को सीमांकित नहीं किया गया था। चूंकि यह स्थान काफी हद तक उजाड़ और मानव जीवन के लिए दुर्गम है, इसलिए इसे भुला दिया गया था। लेकिन 1970 के दशक तक राष्ट्रीय भूस्थानिक खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए अमेरिकी मानचित्रों में सियाचिन को पाकिस्तान की सीमा के भीतर दिखाया गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार क्षेत्र में चोटियों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को अनुमति नहीं दे रही थी। पाकिस्तान गुप्त रूप से इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। विवादित क्षेत्र 2600 वर्ग किलोमीटर है। साल्टरो रिज सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में स्थित है। साल्टरो पर्वत श्रृंखला के साथ वास्तविक खींची गई स्थिति रेखा है। साल्टरो रिज के किनारे पर स्थित चोटियां हैं, जिन्हें ग्योंगला, बिल्फोनला, सियाला और इंद्रकल कहा जाता है। अगर भारतीय सेना को सियाचिन को अपना क्षेत्र कहना है, तो पाकिस्तान के पहले ही इन चोटियों पर चढ़ना होगा और कब्जा करना होगा। लेकिन इन ऊंची बर्फीली चोटियों पर चढ़ना कोई साधारण काम नहीं था। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से 86 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और बर्फीली हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। भारतीय सेना के एक जवान को अब खुद को पर्वतारोही में बदलने की अनुमति मिल गई है। पर्वतारोहण के लिए विशेष प्रकार के कपड़ों की जरूरत होती है, जैसे वाटरप्रूफ जैकेट और पैंट, पोंकोस, बालाक्लावा, क्रैम्पन वाले विशेष पर्वतीय जूते आदि। ये सभी उपकरण बिक्री के लिए केवल यूरोपीय देशों में ही उपलब्ध थे। अमेरिकी सैन्य नक्शों और परमिट की घटनाओं से अवगत होने के बाद 1977 में नरेंद्र कुमार नामक एक भारतीय कर्नल ने अपने वरिष्ठों को पर्वतारोहियों और कुलियों की 70 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करने के लिए ग्लेशियर पर जाने की अनुमति देने के लिए राजी किया। वे 1981 में वापस आए, कई चोटियों पर चढ़े और सियाचिन की लंबाई पैदल चले। जब पाकिस्तानी सेना को सियाचिन में भारतीय सैन्य अभियानों के बारे में पता चला, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भारत से पहले सियाचिन को सुरक्षित करना होगा। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में पाकिस्तानी जनरलों ने ऑपरेशन अबाबिल नामक एक आक्रामक योजना बनानी शुरू कर दी। ऑपरेशन की तैयारी के लिए पाकिस्तानी सेना ने लंदन स्थित एक निर्माता से आर्कटिक मौसम संबंधी उपकरण मंगवाए। यह विक्रेता भारत को भी उपकरण सप्लाई कर रहा था। जल्द ही भारत को इस बात की भनक लग गई और उसने 300 टुकड़ियों का ऑर्डर दे दिया। 3 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। कुमाऊं रेजिमेंट के लद्दाख स्काउट्स के लोगों ने 13 अप्रैल को कब्जे वाले बिलाफाउंड कानून पर चढ़ाई की और 17 अप्रैल 1984 को भारतीय वायुसेना की मदद से सी अल्लाह पर कब्जा कर लिया। भारतीय वायुसेना ने MI-17 और MI-8 का इस्तेमाल किया। HL चेता हेलीकॉप्टरों ने इन पोस्टरों तक रसद और खाद्य सामग्री पहुंचाई। 13 अप्रैल 1984 तक लगभग 300 भारतीय सैनिकों ने ग्लेशियर की महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों में खुदाई की थी। जब तक पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचने में कामयाब हुए, उन्होंने पाया कि भारतीय सैनिकों ने पहले ही सी अल्लाह, बिलाफाउंड लॉ और ग्योंगला के 3 प्रमुख पर्वत दर्रों पर कब्जा कर लिया था। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भारत को सियाचिन ग्लेशियर और उसके सभी सहायक ग्लेशियरों के साथ साथ ग्लेशियर के तुरंत पश्चिम में साल्टोव रिज के 3 मुख्य दर्रे के साथ 70 किलोमीटर की बढ़त हासिल हुई, जिससे भारत को ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने का सामरिक लाभ मिला। 1987 में तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने चौतरफा हमला किया और शुरू में कुछ ऊंचे स्थानों पर कब्जा करने में कामयाब रही। इस अवधि में पाकिस्तान द्वारा हासिल की गई सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बिलाफाउंड लॉ के ऊपर एक पहाड़ी चौकी पर कब्जा करना था। इस चौकी को क्वेड पोस्ट कहा जाता है। यह 20,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था।
इस पर हमला करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि यह तीन तरफ से 80 से 85 डिग्री के झुकाव पर 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारों से घिरा हुआ था। हमलावरों के लिए चोटी पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। बिना चोटी पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों की नजर में आए। जब भारतीय सेना ने पहली बार इस पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें पाकिस्तानियों ने पहचान लिया और लाइट मशीन गन से उन पर गोलियां चला दी। एक ही दिन में 10 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। इससे विचलित हुए बिना भारत ने 23 जून 1987 को ऑपरेशन राजीव शुरू किया। कैप्टन बाना सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने 26 जून 1987 को पाकिस्तानी सेना पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन के दौरान उनके साहस के लिए बाना सिंह को 1988 में परमावी चक्र से सम्मानित किया गया था। चोटी पर कब्जा करने में बाना सिंह की बहादुरी के योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत ने कायद पोस्ट का नाम बदलकर बाना टॉप रख दिया। भारत समुद्री कार्रवाई पर कब्जा करने में सफल रहा, लेकिन वहां एक स्थायी बेस बनाए रखने की लागत बहुत महंगी है। दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे घातक और सबसे महंगे युद्ध के मैदान में सेवा करते हुए 1984 से अब तक 1000 से कम भारतीय सैनिक मारे गए हैं। अधिकांश सैनिक प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण मारे गए। 76 वर्ग किलोमीटर में फैले ग्लेशियरों में तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है। हिमस्खलन, दरारें, बर्फानी तूफान और ठंडी हवाओं का खतरा सांस और दिल की धड़कन की तरह ही लगातार बना रहता है। ऑक्सीजन का कम स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस युद्ध क्षेत्र में मौतों का मुख्य कारण हाइपोथर्मिया है। यह स्थिति तब होती है जब मानव शरीर अपनी क्षमता से अधिक तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाता है। इसके अलावा ग्लेशियर के कारण शीतदंश, व्हाइट आउट और हाइपोक्सिया होता है, जहां मानव ऊतक ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे होते हैं। भारतीय सेना आज उस क्षेत्र में कम से कम 108 अग्रिम सैन्य चौकियां और तोपखाने की निगरानी चौकियां बनाए हुए हैं। इस उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में रसद का प्रबंध करना सबसे बड़ी चुनौती है। परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं कि जवानों को डर से लड़ते रहने और आवश्यक आपूर्ति समय पर उन तक पहुंचाने के लिए तीक्ष्णता से लड़ने के लिए भी अपनी सेवा सीमा पार करनी पड़ती है। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस युद्ध क्षेत्र को बनाए रखने की लागत अत्यधिक महंगी है। एक अनुमान के अनुसार भारत समुद्री हैचिंग को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ रुपए या प्रतिवर्ष लगभग 2090 करोड़ रुपए खर्च करता है। पिछले कुछ वर्षों में इस ऊंचाई वाले पोस्ट को बनाए रखने में शामिल भारी लागतों के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान ने इस पोस्ट को बनाए रखने के बारे में पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत के लिए चीजें बदतर हो गई हैं। जब 5 मई 2020 को भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई तो कुछ घंटों तक चली हाथापाई में 20 से अधिक भारतीय सैनिक और लगभग इतनी ही संख्या में चीनी मारे गए। इस घटना के बाद चीनी और भारतीय दोनों ने बड़ी संख्या में सैनिकों और उपकरणों को तैनात करना शुरू कर दिया। इंडो चीन सीमा विशाल है, लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है और बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ इस सीमा को बनाए रखने से भारत के लिए लागत आसमान छू रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।